गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिफा खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल साक्षी फल अक्षय कोचिंग पर। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट मैं अपने चैनल की एक बात बताती हूँ आपको, क्योंकि आप किसी की भी वीडियो देख लो, किसी भी टॉपिक पर आपको एक टॉपिक पर इतने लंबे लंबे लेक्चर मिलेंगे। ठीक, लेकिन हमारे चैनल की खासियत ये है, आपको अगर आप 30 मिनट भी पढ़ रहे हैं ना, 30 मिनट, तो इस 30 मिनट में आपको 2-3 घंटे का डाटा आपको इसमें कवर मिलेगा, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, इस चीज़ का मैं दावा करती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो किसी को समझ ना आए। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चल तो आगे चलते हैं, हम पॉलिटी क्लास है हमारी। तो पॉलिटी में हमने कहाँ तक पहुँच गए, हम पढ़े थे संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई है ना, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी है ये समझना, सबसे बड़ी बात, भले ही एग्ज़ाम में ना आए। वैसे तो ये आर्टिकल तो आते ही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे पूछ लेगा कि कार्यकाल कितना है ना, लोकसभा सदस्य का, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है। ऐसे कोई चीज़ मतलब आर्टिकल ना पूछ के कोई एक बात ऐसे पूछ लेता है। लेकिन रटने से बेहतर है ये चीज़ अगर आपने समझ ली कि एक्चुअल में चुनाव होता कैसे, क्योंकि सब आपके आसपास चलता है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा में कोई बन के जा रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, तो उस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है। तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ हमें भी पता है ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो रटने से कुछ नहीं होता, एक बार कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो क्या करना है, कैसे होता है, सब क्लियर हो जाएगा। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, लास्ट में आपको सबसे पहले मैंने महान्यायवादी के बारे में पढ़ाया था, यानी कि अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रथम विधि अधिकारी हम किसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को। तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76। और ये आर्टिकल 76 मैंने आपको बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि लिमिट नहीं है कितनी बार पूछा गया होगा। आर्टिकल 76, ठीक है, इसमें किसका जिक्र है, अटॉर्नी जनरल का। तो अटॉर्नी जनरल हमने रिवाइज भी कर लिया था, पढ़ी भी लिया था, है ना। इस पर हम अभी इस पर ऊपर बात नहीं कर रहे। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्या योग्यताएं होती हैं, क्या किसके काम होते हैं, सब। अटॉर्नी जनरल ऐसा अधिकारी होता है कि ये संसद का सदस्य ना होकर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है कई बार, ठीक है, क्योंकि संसद में तो बैठता है, तो संसद का, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता, तो संसद का सदस्य नहीं है। इसे कौन सा जनता ने चुना है, इसको कौन चुनेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको चुनते हैं, महान्यायवादी को। इसके बाद आर्टिकल 77 आपने पढ़ा था, 77 में वही है कि मंत्रिमंडल के कार्यकारिणी को आसान बनाने के राष्ट्रपति क्या करेगा, कानून बनाएगा, यानी कि मंत्री परिषद के कार्यों के बारे में इसमें चर्चा है। 77, 78 आर्टिकल आपने देखा था कि जो प्रधानमंत्री होंगे, पीएम, वो मंत्री परिषद, चलो लिख नहीं रही ऐसी समझ लो, मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट के बीच के क्या होंगे, कड़ी होंगे। कड़ी का काम कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। यानी कि संसद में मंत्री परिषद के मंत्रिमंडल क्या काम कर रहा है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट को देंगे। 78 हो गया। इसके बाद है संसद, 79 हमने ट्रिक से याद किया था, ये सरल, सरल। 79, 80, 81, यानी कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो ये इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि संसद में क्या क्या, संसद को हम कहाँ से लिया गया है, संसद वर्ड फ्रेंच भाषा का शब्द है। और हमारे देश में संसद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन को ही क्या कहा जाता है, संसद की जननी। ठीक है, संसद की जननी कहा जाता है। भारत की प्रभुता, संप्रभुता, यानी कि सोवरेनिटी किस में निहित होती है, संसद में निहित होती है, यानी कि संसद से ऊपर कुछ नहीं है। सोवरेनिटी किस में निहित है, संसद में। संप्रभुता यानी कि पूरा प्रभु ना वही है, संसद ही है, उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई यानी कि दबाव नहीं बना सकता संसद के ऊपर। संप्रभुता का मतलब ये होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना प्रस्तावना, उसमें ये सारे वर्ड्स हैं। स्टार्टिंग में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरीके से तो सबका मीनिंग आपको समझ जाएगा। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं, संप्रभुता क्या होता है, अखंड क्या है, ये सब चीज़ें तो वो लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम अपना संविधान कंप्लीट कर लेते हैं। तो 79 आर्टिकल था, 79 में संसद,
संसद का पूरा पढ़ लिया हमने। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 81 में लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा इनके बहुत सारे नाम हैं, कैसे क्यों है, इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन, लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष क्यों कहते हैं राज्यसभा को? क्योंकि इसका चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती, है ना, इसको विधायक वोट देते हैं। और लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको जनता डायरेक्ट चुन के जाते हैं यहाँ पे, इसी वजह से इसको जनता का सदन कहा जाता है। इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें एज लिमिट ज़्यादा है, यानी कि जो मिनिमम एज है 30 ईयर्स है, लोकसभा में 25 ईयर्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, युवाओं का सदन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ हमने ये तो कवर कर लिया था। अब बात आती है कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा है, राज्यसभा में वोट कौन देता है? राज्यसभा में लोग कैसे चुन कर जाते हैं? राज्यसभा में कैसे लोग चुन कर जाते हैं? लोकसभा को तो पता है, नॉर्मली सांसद के चुनाव होते हैं और हम पूरी जनता उनको वोट देती है, वो चुन लिए जाते हैं पूरे 545 सदस्य। लेकिन राज्यसभा में, राज्यसभा जो है, राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, ठीक। सबसे पहली बात, जो हमारी राज्यसभा है, जैसे हम सपोज करो ये क्या है, ये कमरा है, ये कमरा है, ये राज्यसभा है, इसके बराबर में ही लोकसभा है। लोकसभा तो हम पढ़ नहीं रहे, ये हमारा क्लियर है। लोकसभा में कुछ है ही नहीं, लोकसभा तो डायरेक्ट चुनाव होता है, हमें राज्यसभा का समझना है। ये राज्यसभा मान लेते हैं, राज्यसभा। तो राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो 3 बार में होते हैं, यानी कि कंप्लीट ऐसे नहीं कि एक बार सबका कार्यकाल पूरा हो गया और सबको निकाल दिया फिर दोबारा सब चुन कर आते हैं, ऐसा तो लोकसभा में होता है। इसमें क्या होगा, राज्यसभा में, राज्यसभा के चुनाव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स कर लेते हैं हम इसके, यानी कि ये वाला पार्ट 1/3 है, ये वाला पार्ट 1/3 है और ये वाला पार्ट 1/3 है। सबको प्लस करेंगे 1 हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में तो कंप्लीट वैल्यू 1 होती है, 1/3, 1/3, 1/3, यानी कि ये वाला जो पार्ट है टोटल 3 में से 1 पार्ट, ये भी 3 में से 1 पार्ट, ये भी 3 में से 1 पार्ट, है ना। तो ये हमने अलग अलग कर लिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये 1/3 लोग हैं, इनका चुनाव हुआ 2012 में, इनका चुनाव हुआ 2012 में, ठीक है। फिर अगले 2 साल बाद, ये तो चुनाव हो गया, तो 1/3 लोग इसमें बैठ के जाके राज्यसभा में। अगले 2 साल बाद ये जो 1/3 लोग हैं ये चुन कर आएंगे, तो 2 साल का गैप करो तो कितने, 2 कौन सर में 2014 में, अब ये आ गए राज्यसभा में। इसके बाद जो 1/3 लोग आएंगे वो कब आएंगे, 2016 में, 2016 में। तो इनके बीच देखो 2-2 साल का गैप है, इनके बीच में 2-2 साल का गैप है ना, 2 इयर्स। दो 2 साल का गैप है। अब क्या होगा, अब जब हम ऊपर गए, जो ये वाला था, जो 2012 में लोग चुनकर आए थे, इनका इलेक्शन होगा, देखो इसके तो 2 साल हम प्लस करेंगे कि हर 2 साल बाद होता है, 2018 में। अभी बताओ 2012 से लेकर 2018 के बीच कितना गैप हो गया, 6 साल का। अब इनको निकाल देंगे, अब इसके फाइनली 2 साल का गैप करो यहाँ पे, 2018 से 2020 कितने का कार्यकाल हो गया, 6 साल का। फिर यहाँ पे 2022 कितने का गैप हो गया, 6 साल का। बात समझ आ रही है? यानी कि हर 2 साल बाद 1/3 लोगों का क्या होता है, चुनाव होता है, और 1/3 लोग क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त नहीं, क्या बोलेंगे इसको, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी उनकी छुट्टी हो जाती है। तो इस पर हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक 2 साल बाद प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 लोगों का चुनाव होता है और 1/3 लोग अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
क्लियर? 1/3 लोगों का चुनाव हुए और 1/3 लोग अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसी वजह से अब देखो ये तो कभी ख़त्म नहीं होगी भाई, राज्यसभा की कभी ख़त्म होगी? लोकसभा तो हर 5 साल बाद विघटन हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा तो नहीं होगी। इसी वजह से हम राज्यसभा को क्या कहेंगे? स्थायी सदन। इसी वजह से हम राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन, राज्यसभा को हम क्या कहा जाता है? स्थायी सदन कहते हैं। बात क्लियर? अब एक दूसरी बात कि लोकसभा को तो नॉर्मली सब पूरी जनता वोट देती है, लोकसभा को तो पूरी जनता वोट देती है। राज्यसभा को वोट कौन देते हैं? राज्यसभा को वोट देते हैं, कौन देते हैं? विधायक। विधायक, विधायक को हम क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए वोट देते हैं। कौन वोट देते हैं? एमएलए लोग वोट देते हैं जो विधायक बन के जाते हैं। अब देखो विधायक कहाँ होते हैं? विधानसभा में। विधायक कहाँ बनेंगे? विधानसभा में। अब सपोज करो जैसे यूपी है ना, विधान परिषद में बहुत झमेला है। विधान परिषद में टीचर भी वोट देते हैं, विधायक भी वोट देते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं वो भी वोट देते हैं। कुछ 1/3, एक मतलब 1/6, 1/3, 1/6, 1/6, फिर 1/12, फिर 1/12, इस तरीके से होता है। ठीक है, वो जब विधान परिषद पढ़ेंगे तब पढ़ाऊँगी मैं आपको। यहाँ समझो, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लोगों को वोट कौन देंगे? राज्यसभा के लोग जो चुनकर जाएंगे, राज्यसभा में जाकर बैठेंगे, उन्हें वोट कौन देंगे? सिर्फ और सिर्फ विधायक देंगे। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना है ना, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। अब सपोज करो जैसे यूपी है, क्योंकि हम तो अपने यूपी का एग्जाम्पल लेंगे। देखो जैसे यूपी है, यूपी में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट अलग अलग होंगी, यानी कि टोटल, इसको नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल दूसरे पेज पे। देखो सबसे पहली बात, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा, है ना। लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? 545, और राज्यसभा में 245, इतने टोटल है ना। अब ये जो लोकसभा राज्यसभा जो है, यानी कि ये इसको हम क्या कहेंगे? संसद कहते हैं इसको, संसद। संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। ये जो टोटल सदस्य हैं, तो ये पूरे देश में, संसद तो पूरे देश की है, तो ये टोटल सदस्य पूरे देश से तो चुनकर आए होंगे, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई अंडमान निकोबार से, कोई कन्याकुमारी, कोई कश्मीर, कोई कलकत्ता, कोई लखनऊ, कोई कहीं से, मतलब हर स्टेट से, हर स्टेट के हर एरिया से चुनकर आए हैं संसद के। तो यानी कि हर स्टेट को कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक सीट दी गई होंगी कि आपके स्टेट से, आपके राज्य से इतने ही लोग लोकसभा में आएंगे और इतने ही लोग राज्यसभा में आएंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं यूपी का। यूपी में लोकसभा सीट कितनी है? यूपी में लोकसभा सीट और यूपी में राज्यसभा सीट। यूपी में लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31, है ना। वहीं अगर हम बात करें, यूपी में क्या है? विधानसभा है, यानी कि विधानसभा तो होती है, विधान परिषद भी है। यूपी का जो विधानमंडल है, विधानमंडल भाई, ये तो सेंट्रल लेवल पे बात होगी। अब स्टेट लेवल पर अगर हम जाएंगे तो विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, है ना। एक तो विधान सभा और एक विधान परिषद। तो यूपी की विधानसभा सीट, विधानसभा सीट कितनी है? 403। विधानसभा सीट कितनी है? 403। और विधान परिषद की सीट कितनी है? 100। ये ज़्यादा क्यों है भाई? ये तो पूरे भारत से चुन के जा रहे हैं, ये तो अपने स्टेट की तो है, अपने स्टेट की पर्टिकुलर, सबके स्टेट में अलग अलग होंगी, है ना। वो भी उनकी जनसंख्या, उनके एरिया, उसके हिसाब से होती है। तो ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सिर्फ यूपी की है, इसमें कोई दूसरे राज्य का इंटरफेयर नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्यों दी गई हैं? क्योंकि पूरे देश से हैं, उसमें भी थोड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि यूपी में तो सबसे बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन किस में? यूपी में भाई 22 करोड़ की जनसंख्या है, 22 करोड़ की जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा सीट यूपी को दी गई हैं। ठीक है, तो ये तो हमने सीट देख लिया कितनी है, यानी कि 545 में से 80 लोग लोकसभा में यूपी से जाएंगे, 245 में से 31 लोग राज्यसभा में यूपी से जाएंगे। अब इनको चुनेंगे कौन? ये चुनेंगे कौन? ये। क्लियर? यानी कि ये कौन है? ये 403 कौन है? एमएलए है। एमएलए यानी कि विधायक। विधायक तो सब जानते ही है ना, विधायक जो विधायक बनते हैं,
ये 403 MLA वोट करेंगे अपने यूपी के 31 को, 31 किसको? सांसद को, जो कि राज्यसभा में जाके बैठेंगे। बात के लिए अब इससे एक चीज़ होती है, जैसे मान लिया यूपी में अब सबसे ज़्यादा सीट, सबसे ज़्यादा जो सर गवर्नमेंट है यूपी में किसकी है? बीजेपी की है। भाई यूपी में जो 403 सीट है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है? बीजेपी की तो है भाई। तभी तो सेम यही कॉन्सेप्ट है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा में सीट जिसकी ज़्यादा होंगी उसी की सरकार बनेगी, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वैसे यूपी में अगर हम देखें, यूपी में यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में जो 403 सीट हैं विधानसभा की, इसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी की है। इसलिए कौन? योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए, चीफ मिनिस्टर। जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। ठीक, अब जब ये 403 है इसमें ज़्यादातर विधायक किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो ये बीजेपी वालों को नहीं भेजेंगे ज़्यादा, भाई बात कॉमन सी बात है। तो अपनी पार्टी को प्रमोट करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी होती है विधानसभा में, राज्यसभा में, उसी पार्टी के लोग ज़्यादा जाएंगे। बात समझ आई? यानी कि जो 31 लोग हैं, जब इसमें बीजेपी की ज़्यादा है तो ये 31 बीजेपी वालों को तो चुन के भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया ना। ये जिसको अगर ना समझ आए, कोई डाउट हो तो वीडियो तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं आपको फिर बता दूं, हमारी छोटी सी वीडियो में विद कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ समझ आएगा और बहुत सारा डाटा मिलेगा। ऐसे नहीं कि खींचते जा रहे हैं, विद एग्जाम्पल, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आगे चलें। ये हमने पढ़ लिया क्या कि वोट कौन देते हैं, किस तरह से वोटिंग होती है। अब हम देखेंगे कि जो लोकसभा में तो कोई दिक्कत है नहीं, लोकसभा में तो डायरेक्ट चुनेंगे जनता। ये जो लोकसभा के 545 लोग हैं इनको तो डायरेक्ट जनता चुनेगी, है ना। यूपी में 80 सदस्य जाएंगे लोकसभा से, तो इन 80 का चुनाव पूरे यूपी के लोग करेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं इनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की। राज्यसभा, ये क्लियर है? राज्यसभा और लोकसभा की यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये 403 लोग ना इनको चुनेंगे। ये क्या है? विधानसभा, और ये है विधान परिषद। ठीक है, ये किसके लिए है? उत्तर प्रदेश सीट। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं स्क्रीन PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, है ना। क्लियर? ये अब हम देखते हैं कि एक तो क्या है हमारी राज्यसभा है, एक है लोकसभा, एक राज्यसभा एक लोकसभा है। इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कहाँ किसकी पावर ज़्यादा है, कहाँ किसकी पावर कम है। यानी कि हम इधर तो देखेंगे जहाँ राज्यसभा की पावर है, और यहाँ लिख लेंगे हम जहाँ लोकसभा की पावर है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि जहाँ पे दोनों क्या है? इक्वल है ना, यानी कि बराबर है। कुछ जगह ऐसी जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं। देखो, अब ये जो राज्यसभा लोकसभा की जो पावर है, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर राज्यसभा को कुछ पावर दी गई है, लेकिन मैक्सिमम जगह लोकसभा को ही पावर है। यानी कि आप ये समझो कि 99%, यानी कि हम कह सकते हैं 95 to 99% पावर किसको दी गई? लोकसभा को दी गई है ना। और कितना बचा? मतलब 2-3% पावर किसको दी गई है? राज्यसभा को दी गई है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने राज्यसभा के लोगों को चुनकर नहीं भेजा। किसको भेजा है? लोकसभा के लोगों को चुनकर भेजा है। तो पावर लोकसभा के पास होनी चाहिए। ठीक, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें राज्यसभा को ज़्यादा पावर दी गई है। अभी हमने एक चीज़ अभी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, राज्यसभा की जो स्पेशल पावर थी उसके बारे में बताओ। क्या बात थी? वो था उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। याद है ना? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगेगा
तो उसकी शुरुआत कौन करेगी? शुरुआत हमेशा राज्यसभा करेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा को ही पता है कि उपराष्ट्रपति काम कैसा कर रहे हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इस महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होगी? हमेशा राज्यसभा से होगी। अगर बात करें हम पारित होने की, पारित यानी कि फाइनल डिसीजन की, वो होगा दोनों सदन से। यही तो है, लोकसभा इधर राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा ने जो स्टार्टिंग की, हमेशा राज्यसभा से स्टार्टिंग होगी, तो स्टार्टिंग करने के लिए कितना? 1/4 मेजोरिटी यानी कि बहुमत, 1/4 लोगों का बहुमत हो यानी कि मेजोरिटी हो। इन्होंने स्टार्टिंग कर दी। अब पारित करने के लिए 2/3 होना चाहिए। फिर 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बता दें और लोकसभा में भेज दें। अगर लोकसभा ने भी 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। सिंपल, अति सिंपल ठीक है ना, अति सिंपल। बात क्लियर? तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत हमेशा राज्यसभा से होगी, यानी कि ये पावर किसको दी गई? राज्यसभा को दी गई है। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 312। भाई आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 312, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा का सृजन लिख सकते हैं इसको, यानी कि नई चलो सृजन नहीं, सृजन समझ नहीं आएगा, बिल्कुल प्योर वर्ड हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवा, पहले इसको समझ लो क्या है। देखो क्या कर रही हूँ मैं, हाँ, अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विस। अखिल भारतीय सेवा यही तो है, IAS, IPS, IFS ये जो बनते हैं। तो सॉरी, ये आता है आर्टिकल 312 में। ये आर्टिकल पूछा जाता है बहुत, अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विस, कौन सा आर्टिकल में? 312 में। तो 3 होती हैं, IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS है ना। तो ये जो 3 है, IAS, IPS, IFS, ये 3 अखिल भारतीय सेवा। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई नई अखिल भारतीय सेवा को ऐड करने लगे, यानी कि उसी लेवल की ऑल इंडिया सर्विस, उसी लेवल की कुछ और बनाने लगे, है ना, किसी और सेक्टर में, किसी और डिपार्टमेंट में। अब सपोज करो कि मेडिकल में कुछ ऐसा है नहीं कि मेडिकल का सबसे बड़ा अधिकारी वो भी ऑल इंडिया सर्विस में आ जाएगा, है ना। या फिर कुछ भी हो सकता है, अगर कोई अखिल भारतीय सेवा, कोई नई अखिल भारतीय सेवा को जोड़ना है, तो इसकी ये भी पावर किसको दी गई? राज्यसभा को दी गई है। यहाँ पर लिख सकते हैं नई अखिल भारतीय सेवा, ठीक है ना। ये पावर किसको दी गई है? राज्यसभा को दी गई है। अखिल भारतीय सेवा का जिक्र किस में है? आर्टिकल 312 में है। बात क्लियर? देखो, एक तो होती कि शुरुआत करने की पावर किसके पास है? शुरुआत करने की पावर राज्यसभा से है। लेकिन कोई भी काम अकेले राज्यसभा नहीं कर सकती, कोई भी काम अकेले राज्यसभा नहीं कर सकती है। फाइनल के लिए यानी कि पारित करने के लिए तो दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नई अखिल भारतीय सेवा अगर जोड़नी है तो वो शुरुआत कहाँ से होगी? राज्यसभा से। अब सपोज ये दोनों चीज़ें, राज्यसभा को स्टार्टिंग करने की पावर दी गई है, तो राज्यसभा अगर स्टार्ट ही ना करे तो लोकसभा क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, यानी कि पावर तो राज्यसभा को ही है, ठीक। और क्या था? आर्टिकल 249, आर्टिकल 249, जो आर्टिकल 249 है, 249, आर्टिकल 249 में कहा गया है कि आपातकाल में, यानी कि जब इमरजेंसी लग जाएगी, मैंने आपको बताया भी था, जब इमरजेंसी पढ़ाया था ना, वो मैंने ओरली ऐसे ही पढ़ाया था, क्योंकि आगे जब आर्टिकल आएगा हम तब उसको डिटेल में पढ़ूंगे, सिस्टमैटिक पूरा, ठीक है। उसमें है आर्टिकल 249 में कहा गया है कि जब कोई इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी के टाइम पे जो राज्य सूची है, इमरजेंसी के टाइम पे राज्य सूची है ना, राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनेगा, राज्य सूची के विषय में कानून संसद बनाएगी। अब संसद में भी कौन? राज्यसभा। ये तो पता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कब? इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे। अब संसद में भी कौन? राज्यसभा। इसकी शुरुआत कौन करेगी? राज्यसभा बनाएगी। फिर फाइनल वो तो फिर यानी कि होता है ना कि फाइनल पारित करने के लिए तो दोनों चाहिए, ये बात तो क्लियर है। तो स्टार्टिंग कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। ये पावर किसको दी गई? राज्यसभा को दी गई है। जब भी कोई इमरजेंसी लगेगी तो
राज्य सूची तो पता है ना, यानी कि ये वाली ऐसी सूची है जिस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का काम चलता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही अपने कानून बनाती है। जैसे कि पुलिस हो गया, है ना, सबकी स्टेट पुलिस अलग अलग होती है, उनके सारे फैसिलिटीज़ उनके सबका अलग अलग होता है, तो उस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। अब सपोज़ कोई इमरजेंसी लग गई तो जो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट दिए गए थे राज्य को, उस पर भी कानून संसद बनाएगी, ठीक है ना। तो संसद में कौन? राज्यसभा। क्लियर है ना। अब ये तो समझ गए कि संसद में कौन? राज्यसभा बनाएगी। लेकिन कानून बनाने के बाद ये वाला कानून कितने साल तक, यानी कि कितने साल तक रहेगा, ये वाला कानून कितने साल तक लागू रहेगा, ये कमेंट करके बताना। मैंने आपको बताया था, ठीक है। जिसको भी पता हो, राज्य सूची पर जो संसद कानून बनाती है इमरजेंसी के टाइम पे, वो कानून कितने साल तक लागू रहता है, ठीक है ना, कितने साल तक लागू रहता है। समझ आया क्वेश्चन? ये आपको कमेंट करके बताना है सबको, ठीक। जो भी नहीं जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और क्या है राज्यसभा की पावर और क्या है राज्यसभा की पावर? राज्यसभा को और पावर दी गई है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, नहीं अखिल भारतीय सेवा हो गया, राज्य सूची पर कानून बना देगी राज्यसभा। चलो और याद आएगी और लिखेंगे। लोकसभा पे चलते हैं। लोकसभा जो है, लोकसभा की पावर, सबसे बड़ी लोकसभा की पावर क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक को हम इंग्लिश में कहते हैं मनी बिल। धन विधेयक यानी कि मनी बिल। धन विधेयक जो होगा वो हमेशा लोकसभा ही, हमेशा उसको धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। अब लोकसभा ने धन विधेयक बना दिया, भाई बात भी ठीक है। धन विधेयक लोकसभा यानी कि मनी वाली जो पावर है ना, किसके पास है? लोकसभा के पास है। मनी की जो पावर है किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो मनी बिल को कौन बनाएगा? लोकसभा बनाएगी। लेकिन राज्यसभा में तो भेजना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि पारित करने के लिए दोनों चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग इसकी कौन करेगा? सबकी राज्यसभा करेगी। सेम ऐसे यहाँ पे लोकसभा क्या बनाएगी? धन विधेयक बनाएगी, यानी कि मनी बिल बनाएगी। अब राज्यसभा में तो भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा पावर ये है कि राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए? सिर्फ 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसभा कितने दिन के रोक सकती है? 14 दिन के लिए। सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकती है। अगर 14 दिन के लिए भी इसलिए भेजा जाता है कि हो सकता है कोई अच्छा सजेशन दे दे, अपनी कोई सलाह देने के लिए, उसको मना नहीं कर सकती। अगर 15वां दिन हो गया ना, तो ये धन विधेयक अपने आप ही पारित हो जाएगा, जरूरत नहीं है इसमें राज्यसभा की। सोचो कितनी बड़ी पावर है लोकसभा को, मैक्सिमम पावर लोकसभा को ही है, ठीक। एक और पावर है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन कहते हैं इंग्लिश में जॉइंट सेशन। अधिवेशन यानी कि सेशन, संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, कोई बिल आया, संसद में कोई बिल आया, उस बिल को लोकसभा कह रहा है कि हम तो पास करेंगे, राज्यसभा कह रहा है हम पास नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति इनको एक जगह बुलाएंगे, चलो सब एक जगह हो, एक जगह का बैठो, अब बताओ कौन पास करेगा कौन नहीं करेगा, अब वोटिंग करो। सबको एक साथ बुलाएंगे। तो जो एक साथ बुलाते हैं इसको हम कहते हैं जॉइंट सेशन, ठीक है। अब एक साथ बुला के सबको एक जगह रख के तब जाके उस बिल पे वोटिंग होती है। तो ये बताओ इसमें पावरफुल कौन हो जाएगा जॉइंट सेशन में? लोकसभा, क्योंकि जो भी लोकसभा कह रहा है कि हम तो करेंगे पास, लोकसभा कह रहा है हमें तो ठीक लग रहा है हम तो पास करेंगे। और लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। लोकसभा में कितने? 545। राज्यसभा में 245। तो इनके पास जब 545 हैं जो कह रहे हैं हाँ, ये कितनी जोर लगा राज्यसभा वाले, जीतना कौन है हमेशा? लोकसभा। जॉइंट सेशन में हमेशा कौन जीतेगा? लोकसभा जीतेगा। तो जॉइंट सेशन की पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। क्लियर? और क्या होता है? और होगा बहुमत दल, बहुमत दल, और एक मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, देखो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, साइज का फ़र्क है, कोई है थोड़ा ना दिक्कत, साइज का फ़र्क है सिर्फ।
मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं। देखो, बहुमत दल का मतलब है, बहुमत यानी कि मेजोरिटी, बहुमत दल का मतलब मेजोरिटी, यानी कि सरकार बनाने के लिए हमें जो मेजोरिटी, जो हमें बहुमत प्रूफ करना है, वो किस में करना है? लोकसभा में करना है। राज्यसभा से तो कोई मतलब ही नहीं है, लोकसभा में प्रूफ करना होता है अपना क्या? मेजोरिटी, उसकी सरकार बन जाएगी। यानी कि 545 में से कितना? 50% प्लस, यानी कि इसका 50% करेंगे 272.5 बैठेगा, तो 273 मान लेते हैं। मिनिमम 273 सीट जिसके पास होंगी उसकी सरकार बन जाएगी, है ना। उसकी सरकार, उसके मंत्री, उसका प्रधानमंत्री, उन्हीं की सरकार चलेगी, उन्हीं की बात चलेगी। तो ये हमें प्रूफ जो करना होता है कहाँ? लोकसभा में। अब सरकार लोकसभा की बन गई, अब हम कहेंगे कि मंत्रिपरिषद कहाँ बैठेगा? मंत्रिपरिषद कहाँ बैठता है? जितने भी मंत्री होंगे वो कहाँ बैठेगा? लोकसभा में बैठेगा। मंत्री कहाँ बैठेगा? लोकसभा में। मंत्री कहाँ बैठेगा? लोकसभा में। देखो, अगर कोई मंत्री सपोज राज्यसभा से चुना गया, राज्यसभा से चुना गया, राज्यसभा का सदस्य है, उसको कोई मंत्रालय दे दिया, कोई मंत्री बना दिया, तो वो मंत्री है। मंत्री हमेशा कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। मंत्री हमेशा कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में। तो इसको राज्यसभा से कहाँ जाना पड़ेगा? लोकसभा में बैठने के लिए जाना पड़ेगा, लोकसभा में बैठेगा। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएगा, क्योंकि सदस्य तो ये अपने 245 में से है, वोटिंग के टाइम पे, जब वोटिंग का टाइम होगा, यहाँ तो होगा बैठेगा, ठीक है। और वोटिंग के टाइम पे जब वोटिंग होगी तो उसको अपने सदन वापस जाना पड़ेगा, वोटिंग, ठीक है ना। वोटिंग के टाइम पे अपने सदन में वापस जाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, तो उनको वापस से कहाँ बैठते? कहाँ थे वो? लोकसभा में। और जब वोटिंग का टाइम आता तो राज्यसभा चले जा करे, एक पैर इधर एक पैर इधर, ठीक। तो क्लियर ये बात। अब आती है इक्वल, जहाँ पे इक्वल पावर कहाँ होती है? इक्वल पावर सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगता है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो पावर इक्वल होगी, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग तो किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो हम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इक्वल पावर कहाँ होगी? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग हम लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं, राज्यसभा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की पावर किसको है? राज्यसभा को है, ठीक। और किस में है इक्वल पावर? और इक्वल पावर है इक्वल पावर है और संशोधन में, संशोधन विधेयक, विधेयक तो समझ रहे हैं ना, विधेयक यानी कि बिल, विधेयक यानी कि बिल। जब कोई बिल आता है, पहले ड्राफ्ट, फिर बिल के ऊपर राष्ट्रपति ने साइन कर दे तो कानून बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, ठीक। तो संशोधन विधेयक, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में जो अमेंडमेंट करते हैं, तो अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करने के लिए दोनों को सेम पावर दी गई है, राज्यसभा को भी लोकसभा को भी। यानी कि राज्यसभा से अलग पारित कराना पड़ेगा, लोकसभा से अलग पारित कराना पड़ेगा। इसमें कभी भी जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते। जैसा अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि एक चीज़ को लोकसभा कह रही है कि हाँ हम इसको करेंगे, एक चीज़ को राज्यसभा कह रही है हम नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों को एक जगह बुलाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? जॉइंट सेशन, यानी कि संयुक्त अधिवेशन, तब जाके वोटिंग होगी, ठीक। लेकिन जब संशोधन की बात होगी, अमेंडमेंट की, तो अगर किसी एक ने भी कह दिया ना कि ये हम नहीं कर रहे, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, उस पर जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों को इक्वल पावर है। किस पर? संशोधन विधेयक पर। संशोधन विधेयक पर दोनों को क्या दी गई? दोनों को इक्वल पावर दी गई है, ठीक। और कोई सोचें, और क्या पावर राज्यसभा की, क्या पावर है लोकसभा की? वैसे तो 98-99% पावर किसको दी गई है? लोकसभा को ही दी गई है, ठीक है ना, वो इसको ही दी गई है। और राज्यसभा का कुछ रह गया शायद, राज्य सूची पर कानून बना देगा, सब है इसी में है राज्यसभा। हाँ, ये कह सकते हैं हम इसी के जैसा कि आपातकाल, ये मैंने बता दिया, मुझे इसलिए याद नहीं आ रहा। आपातकाल में क्या करना? आपातकाल में अनुमोदन,
अनुमोदन, अनुमोदन यानी कि अप्रूवल देना, है ना, अप्रूव करना। जब इमरजेंसी होती है, ये मैंने पढ़ा दिया वैसे आपको, जब इमरजेंसी होगी यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगी, तो उस टाइम पे सपोज करो लोकसभा नहीं है, लोकसभा भंग हो चुकी है, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, लोकसभा भंग हो गई है, तो राज्यसभा तो हमेशा रहती है, राज्यसभा तो हमेशा रहती है। तो उस टाइम पे राज्यसभा काम आएगी, किसके लिए? अप्रूवल देने के लिए। राज्यसभा को 30 दिन के अंदर अंदर क्या देना पड़ेगा? अप्रूवल देना पड़ेगा। तो ये पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। आपातकाल में क्या देना? अप्रूवल देना। ये जरूर बताना कि राज्य सूची पर बनाया गया संसद का कानून, संसद के द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया कानून कितने साल के लिए लागू रहता है। ठीक है, ये बताना आपको। क्लियर है ना? राज्यसभा लोकसभा की पावर इसमें यहाँ पर राज्यसभा पावरफुल हो गई, यहाँ पे लोकसभा पावरफुल हो गई। या हम कह सकते हैं जहाँ पे लोकसभा पावरफुल है वहाँ पर राज्यसभा की नेगेटिव पावर होगी, राज्यसभा कमज़ोर है। जहाँ पे राज्यसभा पावरफुल है वहाँ पे लोकसभा कमज़ोर है। इनको ऐसे भी कर लो तो ये कमजोरियाँ हो जाएंगी, क्रॉस। ठीक, किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। क्लियर है नहीं? आगे चलें तो आर्टिकल हमारा 70 यानी कि 81 तक, 79, 80, 81 तक बिल्कुल क्लियर है। देखो यहाँ से 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ये बता दिए राज्यसभा के चुनाव कैसे कैसे होते हैं, और ये हो गया इनकी पावर्स। 81, हाँ अब आते हैं 82, आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 हमने पढ़ लिया, 82 भी पढ़ लिया था, 83 भी पढ़ लिया था, 84 भी पढ़ लिया था। इनको रिवाइज करते हैं, फिर 85 आपको पढ़ाना है। 85 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 85 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो 82 में ध्यान से समझना। 82 आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी कि आफ्टर एवरी सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होगा? प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद की सीटों का पुनः समायोजन, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, बढ़ाना घटाना एडजस्टमेंट होगा, पुनः समायोजन होगा। समायोजन क्यों कहा गया? यानी कि बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अभी तो पॉसिबल नहीं है कि बढ़ाएं हमेशा, मतलब घटाएंगे, बढ़नी ही है जब पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि हर 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख लोगों पर क्या होगा? एक सांसद होगा। 10 लाख लोगों पर क्या होना चाहिए? एक सांसद होना चाहिए। ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक सांसद होना चाहिए। अब ये तो कह दिया इस आर्टिकल में। अब ये बताओ, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारा जो ये है, जो संसद में सीटें हैं उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वही है 545, 245। सपोज करो किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 लाख है ना, 8 लाख है 2001 की जनगणना के हिसाब से। जब 2001 की जनगणना की थी 8 लाख है। फिर ठीक है, फिर 2011 में भी, ठीक है ना, फिर इसके बाद इसको कह लेते चलो 2001 में 8 लाख है। फिर जो अगली सेंसस होगी, अगली जो होगी 2011, अगली जो 2011 में होगी, 2011 में इसकी क्या पॉपुलेशन बढ़ी नहीं होगी? बिल्कुल बढ़ी होगी। अब कम से कम 1 लाख तो बढ़ी गई होगी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है 1 लाख तो कन्फर्म बढ़ी होगी। तो इसका मान लेता अब यहाँ की पॉपुलेशन 9 लाख होगी। अब जो 2021 में होगी जनगणना, हुई नहीं बट अगर अब जो लास्ट टाइम होगी तो इसकी तो कन्फर्म 10 लाख से ऊपर पहुँच जाएगी। यानी कि इसको अब यहाँ का कोई एक सांसद होना चाहिए, यहाँ का कोई एक सांसद होना चाहिए। इसी वजह से कहा गया था कि हर जनगणना के बाद सीटों को क्या किया जाए? समायोजन किया जाए। लेकिन संसद है छोटा, ठीक है ना, तो संसद के छोटा होने की वजह से, और प्लस थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारे देश की कमज़ोर थी उस टाइम पे, तो इन सीटों को बढ़ाया नहीं गया। इसमें फिर कौन सा संशोधन किया गया? 84वां संशोधन किया गया। 84वां संशोधन किया गया कब? 2002 में। और कहा गया कि 2026 तक सीट क्या होंगी? नहीं बदलेंगी। 2026 तक जो सीट हैं वो फिक्स रहेंगी,
अब सीट यानी कि जो 545 245 है वो 2026 तक फिक्स है, इतनी रहेंगी। 2026 के बाद बदली जाएंगी, जब क्या हो जाए, जब नया संसद भवन बन जाए। यानी कि नया संसद भवन अब 2026 में तो सीट बढ़ने वाली है ना, 26 के बाद सीट बढ़ने वाली है, तो फिर तो नया संसद भवन बनाना मजबूरी है, बनाने पड़ेगा। तो बन गया अब तो खैर सेंट्रल विस्टा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो 545 से 245 जो सीट है ये कौन सी जनगणना के हिसाब से है? ये है 1971। 1971 जनगणना के हिसाब से क्या है? वर्तमान सीट है, वर्तमान सीट है। ठीक है ना। और ये जो 2026 के बाद जो बदलेंगी, 2026 के बाद जो बदलेंगी, इसी संशोधन में कहा है 2026 के बाद आप बदलना तो, लेकिन 2001 की जनगणना के हिसाब से, 2001 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया, दोबारा समझा दिया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सा है। ये 2001 क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम पे लेटेस्ट, देखो 2002 में संशोधन हुआ, तो उस टाइम पे जो लेटेस्ट जनगणना थी 2001 की हुई होगी। अब ये तो नहीं पता ना कि आगे जाके पता नहीं कैसी कंडीशन हो, कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाए या क्या हो जाए, इसलिए इसको अपनी लेटेस्ट जो जनगणना हुई थी 2001 में उसके हिसाब से कह दिया। 2026 में आपको बदलना तो है, लेकिन 2001 की जनगणना को देख के बदलना है। उस हिसाब से 10 लाख के ऊपर एक सांसद देना है। क्लियर? आर्टिकल 82, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83 में कहा गया है संसद की अवधि, आर्टिकल 83 में संसद की अवधि, आर्टिकल 83। 83 में क्या है? संसद की अवधि, संसद की अवधि। किसकी अवधि? संसद की, सांसद की नहीं, संसद की। अब संसद की अवधि, संसद की अवधि में, संसद की अवधि कितनी होती है? संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा राज्यसभा। अभी बताओ लोकसभा की जो अवधि कितनी है? 5 साल है। लोकसभा की अवधि कितनी? 5 वर्ष। क्या राज्यसभा की अवधि है? राज्यसभा तो खत्म ही नहीं होती। तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। ये क्या है कि स्थायी सदन है। अब इनके सदस्य देखें, सदस्यों की अलग होगी। अगर लोकसभा सदस्य है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 साल, और राज्यसभा सदस्य है तो इसका कार्यकाल 6 साल। ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा में, लोकसभा तो अस्थायी है, सदन का भी कार्यकाल 5 साल और सदस्य का भी कार्यकाल 5 साल। ठीक है, 83 समझ आ गया। 84 में है संसद की योग्यता, संसद की योग्यता। 84 आर्टिकल 84 संसद की योग्यता, संसद की योग्यता। ठीक है, ये पढ़ा दिया था, इसमें कुछ नहीं है, दोनों का सेम है। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सब तो हो गया कॉमन योग्यता। इस बस अलग अलग 2 चीज़ है, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। आयु देख लेते हैं, बस आयु तो अलग अलग है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, बस 84। अब आता है 85, जो कि समझने की बात है। आर्टिकल 85 है ना, आर्टिकल 85 आर्टिकल 85 में कहा गया है, आर्टिकल 85 में है कि एक तो आहूत, सत्र आहूत और सत्र अवसान, सत्र का आहूत और सत्रावसान, आहूत और सत्रावसान। ठीक है ना, सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना। सत्र यानी कि सेशन, जो सेशन होते हैं किसमें? संसद में जो सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। पहले तो हम सेशन को समझ लेते हैं, सेशन है क्या। संसद के जो सेशन है, जो सत्र चलते हैं, आपने सुना होगा कि संसद का बजट सत्र स्टार्ट हो गया। अब तो कुछ कोई भी सत्र नहीं है अभी तो जून तो खाली रहता है, तो जून जो खाली है इसको कहते हैं विश्राम काल। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सत्र देखते हैं, सत्र। आहूत नहीं, सत्र उधर देखेंगे, इसको नीचे कर लो।
नहीं ठीक है ना। देखो संसद के जो सत्र होते हैं, सत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है बजट सत्र, ठीक है। एक होता है मानसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। इंग्लिश में देख लो, बजट सत्र को बजट सेशन बोलेंगे, मानसून को भी मानसून सेशन बोलेंगे, इसको विंटर सेशन, यानी कि बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। अब इनका जो टाइम है ये चलता है फरवरी से लेकर मार्च तक। जून में खाली रहेगा, मार्च नहीं, अप्रैल, फरवरी से लेकर अप्रैल तक चलता है, ठीक है। ये कब चलता है? फरवरी से लेकर फिर मई के बाद जून, नहीं सुनो, पहले बाकी के 2 लिखती हूँ। ये चलता है जुलाई से अगस्त, ठीक है। फिर ये चलेगा नवंबर से दिसंबर। अब इसमें जून का गैप है सिर्फ, तो मई तक चलेगा, यानी कि फेब से लेकर मई तक चलता है। हाँ अब ठीक है, 1 महीने का गैप रहता है बीच में नॉर्मली। तो देखो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा कि फरवरी से लेकर मई तक जो चल रहा है, जो सेशन फरवरी से मई तक चल रहा है, यानी कि ये क्या होगा? ये सबसे बड़ा होगा, ठीक। जुलाई से जो अगस्त चल रहा है, 1 नवंबर से दिसंबर चल रहा है, ये तो एक महीने ही बीच में। लेकिन इसमें सबसे छोटा होता है शीतकालीन। ये क्या होता है? सबसे छोटा होता है, क्योंकि ये नवंबर के लास्ट से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। ये लगभग जुलाई भी और अगस्त ही पूरा चलेगा। अब तो जून चल रहा है, तो जून तो खाली है, तो जो खाली टाइम होता है उसको हम कहते हैं विश्राम काल। उसको हम क्या कहते हैं? विश्राम काल कहते हैं। क्लियर? अब ये जो तीनों बजट देखे आपने, ये तीनों बजट हैं, यानी कि संसद में जब लोग जाते हैं बैठने के लिए, जो हमारे सांसद जाते हैं संसद में बैठने के लिए, वो इन टाइम पीरियड में बैठते हैं। अब जो बाकी का जो टाइम है, जो खाली है, जो बाकी का टाइम है, इस बाकी के टाइम वो अपने अपने एरिया में भेज दिए जाते हैं, है ना। यानी कि देखो जब सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ लिखा है कि फरवरी में स्टार्ट होना है, मई में जाके वो ख़त्म होना है। अब इसमें हमारे संविधान में डेट तो नहीं दी गई कि 5 फरवरी को स्टार्ट होगा या 2 फरवरी को या 6 फरवरी को, सिर्फ दिया गया फरवरी में। अब कौन सी फरवरी को स्टार्ट होगा ये तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सारे सांसद को। आ जाओ भाई, तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया है, इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये जो बुलाते हैं इन्फॉर्म करके, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम आहूत। इसी को हम क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। तो आहूत का इंग्लिश में क्या? समनिफिकेशन, ठीक है ना, या समनिंग। आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। जितने भी सारे सांसद हैं ना, सबको मेल कर देते होंगे, है ना, कि जिस तरीके से बुलाते हैं, बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। यानी कि संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, इसमें बैठने के लिए, ठीक है ना, संसद में बैठने के लिए। तो क्लियर? अब सब संसद में आके बैठ गए, फरवरी में आ गए, मार्च वहीं रहेंगे, सब एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। देखा होगा आपने, टीवी में आता है संसद का, लोकसभा में होते हैं सारे कांड, क्योंकि लोकसभा में जो होती है विपक्ष पार्टी, लोकसभा में बैठते हैं मंत्री, उनसे वहीं पे सवाल पूछे जाते हैं। विपक्ष का तो पता है ना, विपक्ष यानी कि जो 200 जिसकी पार्टी है, यानी कि 273 प्लस जिसकी सीट है, उसकी तो सरकार है। उसके बाद जिसकी मैक्सिमम सीट है उसको हम विपक्षी पार्टी कहते हैं। उसको हक होता है पूरा लड़ने का। कोई किसको सांड के, काला सांड क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस तरीके से बहुत ही घमासान युद्ध की तरह रहता है लोकसभा में, ठीक। अब कब तक एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। अब मई के बाद जो जून का खाली महीना है, जून में इनको अपने अपने एरिया में वापस भेज दिया जाएगा। यानी कि जहाँ से वो उठकाए थे, जहाँ से वो उठकाए का मतलब इलेक्टेड होकर आए थे, अपने अपने एरिया में भेज दिया जाएगा। अब वापस भेजने के लिए, वापस उन्हें अपने घर भेजने के लिए कि जाओ अब लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की परेशानियां देख कर आओ, क्योंकि वो क्या है, वो जनता के सेवक हैं, तो जनता के बीच में तो आना पड़ेगा चूना लगाने के लिए। इलेक्शन के टाइम पे यही तो काम आता है ना। किसी की शादी वादी में पहुंच गए कि भैया सांसद जी आए हैं, ठीक। तो इनको जब वापस भेजा जाएगा, ये जो बीच का गैप है, बीच के गैप को तो आप समझिए क्या कहते हैं, इसको विश्राम काल कहते हैं, विश्राम काल, ठीक है। जब इनको वापस भेजा जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं, सत्रावसान।
ठीक है, इसका मतलब क्या है? बुलाना, बुलाना, और इसका मतलब क्या है? भेजना। तो सत्रावसान भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भागो अब यहाँ से। सत्रावसान भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। सत्रावसान भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, सत्रावसान इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोगेशन। सत्रावसान यानी कि प्रोगेशन, प्रोगेशन। सत्रावसान यानी कि प्रोगेशन। एडजोर्नमेंट, एडजोर्नमेंट कहते हैं, एडजोर्नमेंट को कहते हैं हिंदी में स्थगन। जो कार्यवाही को स्थगन आगे पढ़ाऊंगी, देखो ये तो समझ आ गया। सत्र का आहूत करना क्या होता है? सत्रावसान क्या होता है? आहूत यानी कि बुलाना, आजो आजो आजो, बैठो अपने यहाँ संसद में आके बैठो, क्योंकि संसद में बैठना भी जरूरी है। संसद में भाई तुम पहले बजट सेशन में आओगे तो बजट तैयार करना, कोई कानून बनाना और आपस में बहस करना, भाई उनसे अगर सवाल ही ना पूछे जाएं फिर तो अपनी मर्जी करेंगे वो। ठीक है, तो संसद में तो होती है उनकी बहस। क्लियर? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। संसद को आहूत करना यानी कि समन। एक तो होता है नॉर्मल बुलाना, है ना, कॉलिंग, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो समन है तो समन जो यूज़ होता है आहूत, इसका मतलब है कि ऐसा नोटिफिकेशन जिसको हम मना नहीं कर सकते, उसको हम समन कहते हैं। तो राष्ट्रपति की बात को क्या टाल सकते हैं? तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? समन करते हैं, आहूत करते हैं। संसद को बुलाना क्या है? संसद को आहूत करना। अब वो बैठ गई अपने अपने कमरे में जाके, लोकसभा वाले लोकसभा में, राज्यसभा वाले राज्यसभा में। ठीक, तो लोकसभा में हो रहा घमासान, राज्यसभा वाले चुपचाप बैठे हैं। मैक्सिमम राज्यसभा में कुछ नहीं होता खास। अब जो बीच का टाइम है, बीच के टाइम में राष्ट्रपति क्या करेंगे? सत्रावसान कर देंगे, भागो अपने अपने इलाके में जाओ। ठीक, तो वो सत्रावसान हो गया। अब राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? इनको बुला तो दिया, जब संसद में बुला दिया, संसद में सिर्फ बुलाने का काम था। उसके बीच का जो टाइम है, जो ये 4-5 महीने एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे, इसको झेलने वाला कौन है? इसको झेलने वाला होगा लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, है ना। ये लोकसभा राज्यसभा बना लें हम फिर से। जो बीच में जो झेलेंगे इनको, एक तो होगा विश्राम काल, यानी कि बीच में गैप, बीच में जो गैप होगा इसको हम क्या कहेंगे? विश्राम काल कहते हैं। और ये जो गैप है यानी कि 2 सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। देखो नॉर्मल आपको दिख रहा है, यहाँ 1 महीने का टाइम है, यहाँ 1 महीने का टाइम है, या खींच तान का। यहाँ पे चलो अगस्त के शुरू में एक खत्म हो गया, नवंबर की लास्ट में, नवंबर की लास्ट में स्टार्ट हुआ, तो 1 महीना या मैक्सिमम 2 महीने कह सकते हैं देखने के लिए। लेकिन मैक्सिमम 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का टाइम हो सकता है, 6 महीने का टाइम हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत बार, किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम टाइम कितना हो सकता है? अधिकतम गैप या अधिकतम टाइम, कुछ भी कह सकते हैं, कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। अब ये जो 6 महीने का टाइम कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर 3 सत्र चल रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। लग रहा है क्या हो जाएगा? यानी कि 6 महीने का गैप करने के लिए किसी ना किसी एक सेशन को तुम्हें गायब करना पड़ेगा। तो ये एक सेशन ऐसा हो सकता है, जैसे कि कोरोना टाइम पे, कोरोना टाइम पे क्या सब बैठोगे, मानसून सेशन को गायब कर दिया था, तब तो ये हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सेशन नहीं है ना, यानी कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून, इमरजेंसी में कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि किसान वाला जो विधेयक बनाया था वो ऐसे ही था, ठीक है, तो इमरजेंसी में कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और संसद का सेशन नहीं चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को होगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। ये इसको ऐसे टाइम पे जो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। और ये अध्यादेश सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू रहता है। 6 महीने के लिए क्यों? क्योंकि टाइम कितने का? मैक्सिमम 6 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने के लिए लागू रह सकता है। ठीक, फिर संसद आएगी, मैक्सिमम 6 महीने के बाद तो संसद आ ही जाएगी, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर उसको संसद ने अप्रूव कर दिया तो वो कानून कंटिन्यू रहेगा, नहीं किया तो नहीं रहेगा, तो खत्म। तो इसको हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश के लिए अलग आर्टिकल है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आर्टिकल 123 123 अध्यादेश। हाँ क्लियर है इतना? हाँ, अब मैं बता रही थी कि हाँ, कि अगर जैसे ये है लोकसभा राज्यसभा है, अगले पेज पे चलते हैं। इतना क्लियर है ना? ये वाली बात और लिख दूँ? भाई लिखने में बड़ी दिक्कत है मुझे तो।
दो सत्रों के बीच मैक्सिमम टाइम 6 महीने का हो सकता है ना, यानी कि सत्र ना होने पर कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा राष्ट्रपति बनाएगा। और इस कानून को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं, अध्यादेश। ऐसे कानून को हम क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। ठीक, अब क्लियर है। हाँ, हम कर रहे थे कि बीच में कौन इनका तांडव कौन संभालेगा। देखो, राष्ट्रपति ने आहूत कर दिया, संसद को बुला दिया, सत्र को बुला दिया, सारे सांसद आके बैठ गए, अपने अपने कमरे में आके बैठ गए। अब ये जो कमरे हैं, जो लोकसभा राज्यसभा है, इधर है लोकसभा, इधर लिख लिया हमने राज्यसभा। अब ये सब आके बैठे हैं, तो इनको संभालने का काम कौन करेगा? यहाँ पे एक चीफ होगा और यहाँ पे भी कोई बैठा होगा बड़ा, इसको हम क्या कहेंगे? अध्यक्ष। और इसको हम क्या कहेंगे? सभापति। सभापति कौन होता है? सभापति तो राष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्ष तो इन्हीं के लोकसभा के लोग अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर कहते हैं इसको। पहले कौन थी? मीरा कुमार, पहली जो वोमेन है मीरा कुमार। ठीक, अब तो ओम बिरला है ना लोकसभा स्पीकर। तो ये समझ आ गया। अब इनको ही संभालेंगे। अब सपोज करो ये तो राज्यसभा तो शांत है, लोकसभा में ज़्यादा तांडव मचता है। अब लोकसभा में ज़्यादा ही वो लड़ाई ज़्यादा होने लगी, कोई तुम हमारी मांगे पूरी करो, तुमने वहाँ ऐसा कैसे कर दिया, वहाँ पे सड़क कैसी बना दी, हमारे इलाके में कुछ वो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रही सरकार, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, इस तरीके के होते रहते हैं वहाँ पे। तो उस टाइम पे जब संभालना मुश्किल हो जाता है अध्यक्ष को, तो अध्यक्ष क्या करते हैं? कार्यवाही का स्थगन कर देते हैं। स्थगन क्या करेंगे? अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष को किस चीज़ की पावर है? स्थगन की। तो स्थगन समझ आ गया। स्थगन को हम इंग्लिश में कहते हैं एडजोर्नमेंट। ये होता है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, एक दिन के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोकना, कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोकना क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। बात समझ आ गई? आहूत क्या होता है? बुलाना। सत्रावसान क्या होता है? राष्ट्रपति वापस भेज देंगे, सत्रावसान हो गया। बीच में कौन संभालेंगे? अध्यक्ष और सभापति। अब बीच में संभालने पे इनके सर में दर्द हो गया, इनको सबको शांत करना, भाई दफ़ा हो थोड़ी देर के लिए, बाहर निकलो यहाँ से, शांति लेने दो मुझे। तो उस कुछ टाइम के लिए जो कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि उसको कहेंगे हम स्थगन। कुछ टाइम के लिए जो भी चल रहा है वहाँ पे, जो भी कार्यवाही चल रही है उसको रोकना स्थगन कहलाएगा। एक होता है विघटन, यानी कि स्पॉइल कर देना। विघटन हमेशा सिर्फ लोकसभा का हो सकता है, विघटन यानी कि ख़त्म हो जाना, लोकसभा ही ख़त्म होगी। अब विघटन का तो पता ही है, देखो राज्यसभा तो ख़त्म हो नहीं सकती, लोकसभा ही ख़त्म हो सकती है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। तो इसका मतलब है जैसे विघटन कब हो सकता है? जब बहुमत ना हो, यानी कि 273 जो चाहिए हमें, किसी के पास 273 ना है, किसी भी पार्टी को 273 प्लस सीट नहीं मिली, तो याद है राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति कि राष्ट्रपति फिर किसी को बुलाएंगे, उसको प्रधानमंत्री बना देंगे, उससे कहेंगे कि 1 महीने के अंदर भैया तू बहुमत कर ले, किसी पार्टी को अपने मिला ले, 273 से ज़्यादा सीट चाहिए हमें तो किसी भी पार्टी को मिला ले, गठबंधन कर ले। अगर उसने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो लोकसभा क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा, लोकसभा खत्म हो जाएगी और चुनाव दोबारा होंगे। ठीक है ना, चुनाव दोबारा होंगे। तो विघटन किसका हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, लेकिन राज्यसभा का स्थगन तो हो सकता है। स्थगन हो सकता है, ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करेंगे आगे जाके, पूछेंगे बताओ राज्यसभा का स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा विघटित हो सकती है लेकिन राज्यसभा नहीं हो सकती, या लोकसभा स्थगित हो सकती है राज्यसभा नहीं हो सकती। स्थगन तो समझ रहे हैं ना, यानी कि कुछ टाइम के लिए रोकना। कुछ टाइम के लिए तो ये भी रोक सकते हैं, सभापति बिल्कुल हक है सभापति को रोकने का, ये ज़्यादा सर में दर्द करेंगे ये भी रोक देंगे। तो स्थगन कुछ टाइम के लिए रोकना, कुछ टाइम के लिए राज्यसभा में भी रोका जा सकता है, लेकिन राज्यसभा खत्म नहीं हो सकती। भंग, स्पॉइल, विघटन ये नहीं हो सकता राज्यसभा का, ये लोकसभा का हो सकता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। और आगे हम क्या करेंगे, आर्टिकल 85 समझ आ गया ना, 86 से स्टार्ट करेंगे, उसमें अभिभाषण वगैरह राष्ट्रपति के। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।